देखिए बैलेंस शीट जो शुरू हुई थी इसमें हमारे एसेट्स लायबिलिटी साइड में क्या क्या आइटम्स आते हैं, ये सारे आइटम्स मैंने आपको बताए। आई होप कि आपको ये अब लर्न भी हो गए होंगे। एक चीज बैलेंस शीट की बच गई है, अब इसे कर लेते हैं और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद हमारा ये वाला चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, अब जरा देखिएगा, नोट्स टू अकाउंट को डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपको यहां पे समझाता रहूंगा और ये हमारे नोट्स में लिखा हुआ है। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू राइट दिस। देखो बेटे, बैलेंस शीट में आप जितनी भी चीजें दिखाते हैं, मैंने आपको बताया था कि इसके फेस पे आप कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। बैलेंस शीट के फेस पे कोई कैलकुलेशन नहीं होती है। इसकी कैलकुलेशन के लिए हमें बनाना पड़ता है नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट का सिर्फ पर्पस कैलकुलेशन दिखाना नहीं है जी, इसके अलावा इसका एक और भी पर्पस है, और वो पर्पस आता है ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर ये कहता है कि आपको हर सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन अपनी कंपनी के रिगार्डिंग अपने शेयर होल्डर, अपने इन्वेस्टर या फिर जितनी भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनको कम्युनिकेट करनी चाहिए। तो इस फुल डिस्क्लोजर की वजह से हमें कुछ ऐसे आइटम्स भी दिखाने पड़ते हैं जो हमारी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होते। वो है जी दो आइटम, एक है कंटिंजेंट लायबिलिटी और दूसरा है कमिटमेंट्स। ये दो दिखाने पड़ते हैं। तो नोट्स टू अकाउंट में आप बस ये समझ लीजिए, कैलकुलेशन तो हमारे सिलेबस में है नहीं, तो ये आपसे पूछा नहीं जाएगा। आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो सिर्फ नोट टू अकाउंट से दो चीजें, एक कंटिंजेंट लायबिलिटी और दूसरा कमिटमेंट। चलिए देखते हैं व्हाट इज कंटिंजेंट लायबिलिटी। देखो बेटे, कंटिंजेंट लायबिलिटी के बारे में मैं आपको वैसे कई बार बता चुका हूं कि कंटिंजेंट लायबिलिटी असल में एक इवेंट बेस्ड लायबिलिटी होती है, जिसकी पेमेंट डिपेंड करती है ऑन हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ ए सर्टेन इवेंट। मतलब अगर एक पर्टिकुलर इवेंट हो गया तो लायबिलिटी अराइज हो जाएगी, और अगर एक पर्टिकुलर इवेंट नहीं हुआ तो लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। तो ये है जी एक इवेंट बेस्ड लायबिलिटी। ठीक है, अच्छा अब जरा देखिएगा इसमें क्या क्या चीजें आ जाती है। चार चीजें आती है जी कंटिंजेंट लायबिलिटी में, और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये चारों की चारों चीजें इवेंट बेस्ड किस तरह से। देखते हुए चलिएगा। सबसे पहले है क्लेम अगेंस्ट कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेब्ट। हमारा कंपनी के ऊपर क्लेम था, मतलब कंपनी के अगेंस्ट कोई क्लेम था। नाउ व्हाट इज दिस क्लेम? देखो बेटे, आपके अगेंस्ट किसी ने केस फाइल कर दिया, आप पे किसी ने स्यू कर दिया, और आपको उसका पैसा देना पड़ सकता है अगर आप वो केस हार गए, और अगर आप केस जीत गए तो आपको पैसा देना नहीं पड़ेगा। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। शाहरुख खान जो फिल्म एक्टर हैं, इनकी एक कंपनी है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने एक मूवी बनाई थी, आई थिंक 2011-12 की बात है। एक मूवी आई थी जी रावण के नाम से, रावण। इट वॉज बेसिकली ए साइंटिफिक एडवेंचरस फिल्म, उस जेनर की फिल्म थी। इससे रावण जब मूवी रिलीज हुई तो उसके बाद रेड चिलीज एंटरटेनमेंट पे एक केस डाल दिया गया, जिसमें
200 करोड़ रुपए क्लेम मांगा गया। केस डालने वाला व्यक्ति एक गेम डेवलपर था और उसने ये कहा, साहब इस मूवी ने मेरे गेम का आइडिया चुरा लिया। मैं एक गेम ऐसा बना चुका हूं जिसके अंदर विलेन स्ट्रॉन्ग होता है कंपैरेटिवली टू द हीरो। अब रेड चिलीज एंटरटेनमेंट पे ये केस डल गया। अब मान लीजिए रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ये वाला केस हार जाए तो इसे 200 करोड़ रुपए देने पड़ सकते हैं, और अगर जीत जाए तो नहीं देने पड़ेंगे। इसके अलावा 200 करोड़ भी श्योर नहीं है, वो तो वो मांग रहा है, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है। अभी बेटे कुछ 10 दिन पहले की ही बात है, अक्षय कुमार ने भी एक यूट्यूबर पर केस डाल दिया। अक्षय कुमार ने उन पे केस डालने की धमकी दी है, केस डाला भी है, और वो केस ये डाला है कि भाई आप इस बात को प्रूव करके दिखाओ। पता नहीं मुझे उनका क्या मुद्दा था, लेकिन वो कुछ यूट्यूबर पे केस डाल दिया गया था। तो ये अगर केस हार जाए, हाँ जी 500 करोड़ का था, बट आई वॉज नॉट श्योर दैट व्हाट वाज द डिस्प्यूट बिटवीन देम। कुछ अक्षय कुमार के बारे में कुछ कह दिया था वो यूट्यूबर ने। अब वो मुझे ध्यान नहीं है जी अब किस मुद्दे पे था, मैं वो बात भूल गया हूं। तो बेटे ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी बनी या नहीं बनी? अब देखिए अभी ये लाइबिलिटी बनी नहीं है। हाँ जी बिल्कुल सही कह रही है महक शर्मा, बिल्कुल ठीक बोल रही है, यही केस था। वो रिया चक्रवर्ती को एस्केप करने में मदद कर रहे हैं, ऐसा कुछ कहा था उन्होंने। अब मेरी बात सुनिएगा जरा ध्यान से। एक कंपनी के ऊपर बेटे ये क्लेम है कि उसे पैसा देना पड़ सकता है, क्लेम डालना है, बट इट इज नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट। लेकिन अभी तक ये लाइबिलिटी नहीं माना गया। क्योंकि ये लाइबिलिटी नहीं माना गया है तो ये हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हो सकता, है ना। लेकिन ये एक बहुत सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि अचानक से 200 करोड़ रुपए की लाइबिलिटी अराइज हो सकती है। इस वजह से कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर को फॉलो करते हुए हमें इसे दिखाना पड़ता है कंटिजेंट लाइबिलिटीज में। डन हो गया। दूसरा देखिएगा, बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड। बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड क्या होता है? देखिए आपने 11th क्लास में बिल्स ऑफ एक्सचेंज नाम का चैप्टर पढ़ा था। एक व्यक्ति है एक्स और दूसरा व्यक्ति है वाई। बेटे जी एक्स ने वाई को एक बिल दिया और इसने साइन करके वापसी दे दिया, तो इसके लिए बीआर हो जाता है और इसके लिए हो जाता है बीपी। अब ये एक्स जाता है जी बैंक में और बैंक से जाकर डिस्काउंट करा लेता है और बैंक को ये वाला बिल दे देता है। बैंक कुछ पैसे काट के इसे पैसे वापसी दे देती है। जैसे अगर 10,000 रुपए का बिल है, बैंक इसमें से 100 रुपए रख लेती है, 9900 इसे दे देती है। अब बिल होता है बैंक के पास और 2 महीने के बाद इसकी मैच्योरिटी है। 2 महीने के बाद अगर वाई ने पैसे दे दिए तो बैंक को पैसे मिल जाएंगे, लेकिन अगर वाई ने पैसे नहीं दिए तो जानते हैं ये लाइबिलिटी इसके लिए अराइज हो जाएगी 10,000 रुपए देने की। आप बात समझ पा रहे हैं? क्यों हो जाएगी इसके लिए अराइज? क्योंकि बैंक तो इसी को जानता है, बैंक ने इसको पैसे दिए थे, बैंक इसके अकाउंट से पैसे काट लेगा। तो अगर आपने बिल को डिस्काउंट करा लिया, बिल को डिस्काउंट किसने कराया? एक्स ने, लेकिन अभी तक वो मैच्योर नहीं हुआ, तो वो आपके लिए हमेशा कंटिजेंट लायबिलिटी बना रहेगा, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन इवेंट ऑफ पेमेंट बाय वाई और नॉट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जरा। अगला है जी परपोज्ड डिविडेंड, और इस पे जितने भी स्टार लगा सकते हो लगा देना, क्योंकि ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2 कारणों की वजह से। एक तो परपोज डिविडेंड को बहुत बार पूछा गया है, और दूसरा इस पे 2 साल पहले ही ये बदलाव आया है कि इसे कंटिजेंट लायबिलिटी माना जाए। अब ये परपोज डिविडेंड होता क्या है, एक बार जरा ध्यान से समझिएगा। परपोज डिविडेंड क्या होता है?
बेटे देखो, परपोज डिविडेंड किस तरह से होता है। डिविडेंड आप जानते हो कंपनी डिक्लेयर करती है, लेकिन कैसे डिक्लेयर करती है अब जरा ध्यान से देखना। ये अप्रैल 1 से मार्च 31 तक एक कंपनी ने पूरे साल प्रॉफिट कमाता है, ठीक है जी। अब प्रॉफिट कमाने के बाद कंपनी को यहाँ पे अपनी बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। इस बैलेंस शीट में कंपनी को यह भी दिखाना पड़ता है कि हमने डिविडेंड कितना दिया। लेकिन मजे की बात यह है कि डिविडेंड 31 मार्च को कभी भी दिया नहीं जाता है। डिविडेंड देने के लिए हर साल सितंबर 30 तक हर एक कंपनी एक मीटिंग होल्ड करती है, जिसे कहा जाता है एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम। इस एजीएम में कंपनी शेयर होल्डर को बुलाती है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, और उनके सामने एक प्रस्ताव रखती है। वो रखती है प्रस्ताव कि इस साल हमारा जो प्रॉफिट हुआ, हम 1 लाख रुपए का डिविडेंड देना चाहते हैं। डिविडेंड को लेने की आखिरी परमिशन होती है शेयर होल्डर के हाथ में। इट इज नॉट इन द हैंड्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो अपनी तरफ से बस प्रस्ताव रख सकते हैं। क्योंकि ये प्रस्ताव रखा गया, प्रस्ताव को ही प्रपोजल कहा जाता है अंग्रेजी में, तो ये डिविडेंड बन जाता है परपोज डिविडेंड, प्रस्तावित डिविडेंड। 1 लाख रुपए का प्रपोजल रखा गया है कि इस साल डिविडेंड दे देते हैं। बट इफ शेयर होल्डर डिसाइड्स अदरवाइज, शेयर होल्डर कहते हैं कि साहब हमें डिविडेंड चाहिए ही नहीं। अब सवाल यह आएगा, क्यों कहेंगे ऐसा? वो हो सकता है कि कंपनी के पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है कि वो एक नए मार्केट में एंटर कर सकती है। फॉर एग्जांपल रिलायंस है, वो जियो में एंटर कर सकता है अगर वो डिविडेंड ना दे। तो शेयर होल्डर क्योंकि अपने लॉन्ग टर्म की ग्रोथ को देखता है, वो ये समझता है कि अगर आज ये डिविडेंड नहीं लिया तो कल यही डिविडेंड मेरे पास 5 गुना मल्टीप्लाई होके आएगा, तो दे कैन रिफ्यूज ऑल्सो। क्योंकि मार्च 31 को मुझे अपनी बैलेंस शीट बनानी होती है, तो यहां डिविडेंड दिखाना जरूरी है। बट दिस इज नॉट फाइनल डिविडेंड, बिकॉज फाइनल डिविडेंड कैन बी पॉसिबल ओनली आफ्टर हेल्डिंग एनुअल जनरल मीटिंग। इस वजह से यहां डिविडेंड को कहा जाता है परपोज डिविडेंड। लेकिन बेटे ये कंटिंजेंट लायबिलिटी क्यों है? क्योंकि हो सकता है एजीएम पे इसे देने के लिए मना ही कर दिया जाए, और इसके अलावा अमाउंट भी इसका श्योर नहीं है। इस वजह से ये होती है कंटिंजेंट लायबिलिटी। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। लास्ट है गारंटी गिवन बाय कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन। बेटे अगर आप मान लीजिए अपने दोस्त के बिहाफ पे बैंक को ये कह के आ जाए कि इसे लोन दे दीजिए, अगर इसने लोन नहीं दिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं आपका लोन वापसी करूंगा, तो बस अब आपने अपने लिए कंटीजेंट लायबिलिटी तैयार कर ली है। और वो लायबिलिटी ये है कि अगर आपके फ्रेंड ने पैसा नहीं दिया तो आपको ये पैसा देना ही पड़ेगा। तो ये हमारी 4 तरह की कंटीजेंट लायबिलिटीज आती है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रपोज डिविडेंड। ये देखिए अपने स्क्रीन पे मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। कंटीजेंट लायबिलिटी में 4 चीजें आती है। सबसे पहला आता है क्लेम अगेंस्ट कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेब्ट। आप पे किसी ने केस किया हुआ है, गारंटी गिवन बाय कंपनी, परपोज डिविडेंड और बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड। ध्यान रखिएगा ये चारों की चारों कंटीजेंट लायबिलिटीज है। अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि बताइए परपोज डिविडेंड किस मेजर हेड या किस सब हेड में आता है, तो आपका इसमें जवाब होगा परपोज डिविडेंड कहां दिखाया जाता है। आपका आंसर होगा कि परपोज डिविडेंड दिखाया जाता है नोट्स टू अकाउंट इज मेजर हेड, ठीक है, और सब हेड समझ में आ गया आपको। नोट्स टू अकाउंट इज मेजर हेडिंग और कंटीजेंट लायबिलिटी सब हेडिंग। हालांकि सब हेडिंग और हेडिंग कहीं बैलेंस शीट के बाहर नहीं होती है, बट फिर भी आंसर देने के लिए आप ऐसा लिखिए। ये तो हो गई कंटीजेंट लायबिलिटी।
हाँ जी, अब ठीक आ रही है आपको आवाज? जल्दी से बताइए। अब ठीक है जी वॉल्यूम? ओके, वेरी गुड। अब आ जाइए बी, दूसरा, वो है कमिटमेंट्स। कमिटमेंट्स को हिंदी में कहा जाता है वायदे, जो हम किसी से वादा करते हैं। अगर हम एज ए इंडिविजुअल वादा करते हैं तो उसे तोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर एज ए कंपनी आप कॉन्ट्रेक्चुअल किसी से वादा करके आते हैं तो आप उसे ब्रेक करेंगे तो आप पे पेनल्टी लगती है। चलिए देखते हैं इसमें क्या आता है। तीन चीजें आएंगी इसमें। सबसे पहला है कॉन्ट्रैक्ट रिमेनिंग टू बी एग्जीक्यूटेड। कॉन्ट्रैक्ट रिमेनिंग टू बी एग्जीक्यूटेड, ये क्या चीज है? कॉन्ट्रैक्ट ऐसे जो अभी एग्जीक्यूट होने बाकी है, मतलब हमने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कुछ काम करने का, लेकिन अभी तक उसे काम को पूरा नहीं किया। बेटे, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल प्रैक्टिकल लाइफ से लिया जा सकता है। मुंबई में दिल्ली की तरह ही मेट्रो रेल आ रही है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से नहीं आई है। दिल्ली में जब मेट्रो आई तो इसका कॉन्ट्रैक्ट मिला था डीएमआरसी को। डीएमआरसी बेसिकली एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है, लेकिन मुंबई में ये वाला कॉन्ट्रैक्ट मिला है रिलायंस को। रिलायंस के पास कॉन्ट्रैक्ट है मुंबई में मेट्रो ट्रेन स्टार्ट करवाने का, और रिलायंस ने ये वादा कर रखा है कि 2025 तक हम पूरे मुंबई में मेट्रो ट्रेन स्टार्ट करा देंगे। हालांकि अभी कई जगह पे तो स्टार्ट हो भी चुकी है। अब अगर मान लीजिए 2025 तक ये वादा पूरा ना कर पाए तो इसे बहुत हैवी पेनल्टी देनी पड़ेगी सरकार को। ये होता है कॉन्ट्रैक्ट रिमेनिंग टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो अभी पूरा नहीं हुआ है, एग्जीक्यूट होना बचता है। ओके, तो क्या ये वायदा हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। लेकिन देखिए ये अभी तक लाइबिलिटी नहीं बना है। ये भी है ना, कंटीजेंट लाइबिलिटी के हिसाब से ही होता है। लेकिन ये क्योंकि हमारे वायदे होते हैं तो इसे कमिटमेंट्स में दिखाया जाता है इंस्टेड ऑफ कंटीजेंट लाइबिलिटी। ओके जी, अब आइए दूसरे पर, अनकॉल्ड लाइबिलिटी ऑन पार्टली पेड शेयर्स। बेटे जी, अब मान लो मेरे पास मारुति कंपनी के शेयर्स हैं, और आप जानते हैं शेयर्स का पैसा हमेशा इंस्टॉलमेंट में मंगवाया जाता है। 10 रुपए का एक शेयर था, फाइनल कॉल 2 रुपए की, अभी तक कंपनी ने कॉल नहीं की। एक बात बताइए, अगर कंपनी ने कॉल नहीं की है तो 8 रुपए उन्होंने कॉल कर लिए और 2 रुपए अनकॉल्ड है। जिस दिन कंपनी ये पैसा मंगाएगी तो क्या एज ए शेयर होल्डर हमें ये पैसा उन्हें देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? यस, वी आर कमिटेड टू पे फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, तो हमें ये पैसा देना ही पड़ेगा। इसे कहा जाता है अनकॉल्ड लाइबिलिटी ऑन पार्टली पेड शेयर्स, कि हमने शेयर्स लिए हुए हैं लेकिन वो अभी पार्टली पेड है और उसकी लाइबिलिटी अभी तक कॉल नहीं की गई है, उस पर अभी तक फाइनल कॉल नहीं की गई है। ये होते हैं। लास्ट है एरियर्स ऑफ डिविडेंड ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। देखिए, एरियर्स ऑफ डिविडेंड को समझने से पहले हमें इस क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर को समझना पड़ेगा, ये क्या होता है। देखो बेटे जी, बात जरा ध्यान से समझना। शेयर्स जो होते हैं इन पे डिविडेंड मिलता है, वो भले इक्विटी शेयर्स हो या फिर प्रेफरेंस शेयर्स हो, इस पे रिटर्न जो मिलता है हम उस रिटर्न को बोलते हैं डिविडेंड। अब मैंने अभी अभी आपको बताया कि डिविडेंड 31 मार्च को प्रपोज होता है। सितंबर 30 को जब शेयर होल्डर इसे फाइनल कर देते हैं तो यही प्रपोज डिविडेंड में अमाउंट बदल के इसे बना दिया जाता है फाइनल डिविडेंड। अब फाइनल डिविडेंड अगले 2 हफ्तों के अंदर अंदर कंपनी को अपने शेयर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देना होता है। लेकिन मान लीजिए कि एक शेयर होल्डर थे मिस्टर ए, ठीक है, ये थे जी शेयर होल्डर।
हाँ जी, अब आपको आवाज आ रही है? ओके, देखिए मिस्टर ए को अब क्या है जी, 2 हफ्तों में ये अकाउंट में ट्रांसफर कर भी देती है कंपनी डिविडेंड। लेकिन मिस्टर ए एक ऐसे शेयर होल्डर है जिनका अकाउंट अभी ऑपरेशन में नहीं है, नॉन ऑपरेशनल हो गया। ठीक है, अब बताइए, अगर बेटे मिस्टर ए का अकाउंट नॉन ऑपरेशनल हो गया तो मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इस अकाउंट में पैसा जाएगा ही नहीं। तो ऐसे में अब कंपनी ये कहती है कि अगर 31 मार्च तक मिस्टर ए ने अपना डिविडेंड ले लिया तो ले लिया, वरना डिविडेंड हो जाएगा जी लैप्स, खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब डिविडेंड उसी साल ना लिया जाए तो ये लैप्स हो जाता है। लेकिन एक खास किस्म के शेयर्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। इसमें ये लैप्स होने वाला सिस्टम थोड़ा अलग होता है। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है जमा होना। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में विशेषता ये होती है कि अगर आप मान लीजिए पहले साल डिविडेंड लेने नहीं आए, लैप्स नहीं होगा। दूसरे साल नहीं आए तो भी लैप्स नहीं होगा, ना पहले साल का ना दूसरे साल का। तीसरे साल नहीं आए तो भी लैप्स नहीं होगा, लेकिन अगर तीसरे साल के बाद आप आते हैं तो ये लैप्स हो जाएगा। मतलब ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में आपको 3 साल तक का समय मिलता है। 3 साल तक अगर आप आ जाते हैं तो आपका डिविडेंड लैप्स नहीं होगा, वरना ये पहले साल वाला डिविडेंड तीसरे साल में जाके लैप्स हो जाएगा। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स पे क्या होता है, हमारा डिविडेंड मान लीजिए इकट्ठा हो गया। जब इकट्ठा हो जाता है तो अंग्रेजी में इसे कहा जाता है एरियर। तो एरियर आ गया जी, ठीक है, एरियर ऑफ डिविडेंड। मतलब ये कि डिविडेंड इकट्ठा हो गया है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर पे। तो बेटे ये एरियर ऑफ डिविडेंड देना तो पड़ेगा अगर शेयर होल्डर आ गया। तो इस वजह से ये हमारा कमिटमेंट होता है। बस अब ये हमारी तरफ से फुल एंड फाइनल हो गई है, बैलेंस शीट पूरी तरह से खत्म और नोट्स टू अकाउंट्स भी। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूं आपकी बुक में कि क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। देखिएगा, क्योंकि आज आपको क्वेश्चंस करने हैं इसके। ये देखो बेटे जरा, क्वेश्चन नंबर है 12। ये है जी क्वेश्चन नंबर 12। अंडर व्हाट हेड्स will you classify the following item on the equity and liability side of balance sheet of a limited company? अब इसमें तो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में पूछा गया है कि ये आइटम्स कहां आएंगे, लेकिन जरा देखिएगा क्या कह रहा है, अंडर व्हाट हेड नहीं कह रहा है, हेड्स। जब वो हेड्स शब्द का इस्तेमाल करता है तो इसका मतलब वो सब हेड भी चाहता है और वो मेजर हेड भी चाहता है, वो दोनों तरह की हेडिंग्स चाहता है। समझ गए बात? सबसे पहले इसमें आ रहा है अनक्लेम्ड डिविडेंड। तो देखिए अब आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, जरा देखिएगा फॉर्मेट क्या होता है। मैं ये वाला क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं। ये है जी क्वेश्चन नंबर 12। 3 मार्क्स में बेटे आपसे 6 चीजें पूछी जाएंगी, ये बात ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो इसमें आएगा सीरियल नंबर, उसके बाद आएगा आइटम्स, इसके बाद आएगा मेजर हेड। हालांकि मैं आपको ये वाला फॉर्मेट पहले दिखा चुका हूं। और फिर उसके बाद आएगा सब हेड।
सीरियल नंबर 1, पहली चीज जो क्वेश्चन ने पूछी है वो है अनक्लेम्ड डिविडेंड। तो अनक्लेम्ड डिविडेंड मेरे बच्चों, अगर आपने बैलेंस शीट को याद कर लिया है, देखिए एक मैं आपको बात ये बता दूं कि इस बैलेंस शीट को याद कर लीजिएगा, वरना ये वाली जो बुक है ना हवा हो जाएगी, समझ नहीं आएगी आपको। अनक्लेम्ड डिविडेंड का सब हेड क्या था? सब हेड आता है अदर करंट लाइबिलिटीज और मेजर हेड आता है करंट लाइबिलिटीज। ये पूरा लिखना होता है। ये वैसे मैंने स्पेस कंस्ट्रेंट की वजह से वहां सीएल लिख दिया, ठीक है। ये हो गया जी पहला। अब दूसरा आइटम, अभी अभी हमने सीखा परपोज डिविडेंड। अब अगर परपोज डिविडेंड के बारे में पूछा जाएगा तो बताओ बेटे, परपोज डिविडेंड किस मेजर हेड में आता है? ये आता है जी नोट्स टू अकाउंट में, और सब हेड होता है कंटिंजेंट लाइबिलिटीज। थर्ड, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। मैंने आपसे कहा था कि अगर आप किसी भी शब्द के पीछे रिजर्व शब्द को देख ले तो वो हमेशा किस सब हेड में आएगा? रिजर्व एंड सरप्लस। और इसका मेजर हेड क्या होगा? शेयर होल्डर फंड्स। फोर्थ, शेयर फॉरफीटेड अकाउंट। शेयर फॉरफीटेड अकाउंट याद है कहां आता है? ये आता था शेयर कैपिटल में। शेयर कैपिटल में 6 तो कैपिटल आती है और 2 एडजस्टमेंट्स आती है, जिसमें एक एडजस्टमेंट शेयर फॉरफीचर की थी और दूसरी एडजस्टमेंट हमारी कौंसिल एरियर की थी। तो 2 एडजस्टमेंट्स जो आती है उसमें एक शेयर फॉरफीचर होता है। तो ये भी मेजर हेड इसका क्या आता है? शेयर कैपिटल किस मेजर हेड के अंडर आता है? शेयर होल्डर फंड में। नेक्स्ट है जी पब्लिक डिपॉजिट्स। बेटे याद है पब्लिक डिपॉजिट कहां आते हैं? बॉन्ड, डिबेंचर, लोन और पब्लिक डिपॉजिट। डिपॉजिट्स वहां लिखवाया था मैंने आपको। ये आते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी में। सॉरी, मेजर हेड आ जाएगा नॉन करंट लाइबिलिटी और सब हेड आएगा बोरोइंग्स लॉन्ग टर्म। सिक्स, डिवेंचर्स। डिवेंचर्स भी नॉन करंट लाइबिलिटी मेजर हेड और बोरोइंग्स लॉन्ग टर्म, ये हमारा क्या होता है इसके अंदर? सब हेड। और सेवेंथ इसमें पूछा गया है बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड। अब बताइए, बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड अभी अभी हमने किया है जी, कहां आता है? ये आएगा नोट्स टू अकाउंट में, मेजर हेड, और उसमें सब हेड आएगा कंटिंजेंट लाइबिलिटी। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस करने हैं एंड दिस चैप्टर इज सीरियसली ओवर। एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बच गया है, वो मैं आपको 10 मिनट का वीडियो, 10 से 15 मिनट का वीडियो बनेगा, वो आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पे आइटम्स, मेजर हेड और सब हेड नहीं पूछे जाते। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा यहीं से। और मैं आपको अब क्वेश्चंस बता देता हूं जो आपको करने हैं घर से। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट हो जाइएगा। बेटे 11 छोड़ो, आप 33 से स्टार्ट होना है।
और 42 तक करने हैं। क्वेश्चन नंबर 33 से 42 तक। देखिए पहले तो ये पूरा फॉर्मेट याद कीजिएगा, उसके बाद ही करिएगा, तभी आप कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 टू 42। ओके, अगर आप इसे राइटिंग में करते हैं तो बहुत शानदार प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन अगर आप अपने आलस के नीचे दबे हुए हैं तो भी इसे कम से कम वर्बली तो कर लीजिएगा, ठीक है? बाकी आपकी मर्जी है। ये वाला चैप्टर अब फिनिश हो गया है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अभी आपको थोड़ी देर में ही मिल जाएगा, और इसके अलावा कल हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर। असल में कल क्या जी, मैं आज ही सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो आपको सेंड कर दूं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आसान है। अगले 2 चैप्टर्स, मतलब हमें आप ये समझ लीजिए आज 8 तारीख है, तो हमें 2 दिन में 2 चैप्टर खत्म करने। फिर अकाउंटिंग रेशियोज का मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगा 10 तारीख तक। फिर एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बचेगा जी, बस हमारा चैप्टर। सिलेबस इज जस्ट गोइंग टू अबाउट फिनिश नाउ। अब ज्यादा दम नहीं बचा है सिलेबस में। 15 तारीख तक उम्मीद रखिएगा कि सिलेबस खत्म कर दूंगा मैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू वेरी वेरी मच।